अमल। सुमर, लेकिन अगर हर इंसान खुद से तदब्बुर करने लगे तो क्या ये सही होगा? क्योंकि अल्लाह इसी कुरान के ज़रिए लोगों को भटकाता भी है। तो फिर हर कुरान पढ़ने वाला भटक क्यों नहीं जाता? वो अब ज़्यादा रवानी से बोल रही थी। लोगों ने इस आयत को बहुत गलत इस्तेमाल किया है कि चूँकि कुरान से बंदा भटक भी सकता है, इसलिए उसको सिर्फ घोल कर पी लो और फिर चूम कर किसी ऊंची जगह पे रख दो। देखो ना हना, कोई शख्स किसी रास्ते पे सफ़र करने निकले तो या तो वो भटकेगा या मंजिल तक पहुंच जाएगा। भटकने के डर से अब कोई सफ़र ही ना करे। लोग तो रोज़ सफ़र करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि जो साइन बोर्ड देखकर सफ़र करेगा, कॉमन सेंस यूज़ करेगा, वो नहीं भटकेगा। मैं बहस नहीं करना चाह रही जुमर। हना ने मज़े से प्लेट में अच्छी अच्छी स्टेक्स निकाली, फ्रेंच फ्राइज़ भरे, सॉस डाली और फिर सरसरी अंदाज में बोली, मगर इस तरह अगर हर शख्स कुरान की तफसीर वो रुकी और तस्दीक की, कुरान में तदब्बुर करके उसको बयान करना शुरू कर दे, यानी अपनी राय पे बयान करने लग जाए, तो अपनी राय पे तो कोई बयान नहीं कर सकता। कुरान में है ना वो कि जहन्नुम वाले कहेंगे हम क़यामत को झुठलाते रहे, यहाँ तक कि आ गया हमको अल यकीन। अब अल यकीन का मतलब मौत है। आप इसका मतलब यकीन कर लेना नहीं ले सकते। आपको इस आयत के अंदर रहकर उसके मतलब के दायरे में रहकर ही तदब्बुर करना है और अक्ल इस्तेमाल करके उससे अपने लिए सबक निकालने हैं। इसीलिए अल्लाह कहता है कुरान में कि ये नसीहत है अक्ल वालों के लिए। बस यही तो कह रही हूँ जुमर कि अगर हर शख्स यूँ तदब्बुर करने लगेगा, भले वो उसकी अपनी राय ना हो, भले वो आयत के अंदर रहकर ही कहे ये सब, तब भी क्या फितना नहीं खड़ा होगा? क्योंकि बहुत से लोग गलत तदब्बुर नहीं करने लग जाएंगे और दूसरों को भटकाएंगे। हुनैन अब फ्रेंच फ्राइज़ सॉस में डिप करके खाती पूछ रही थी, बुरे मामू, आपकी वजह से कल से खाना नहीं खाया। क्या मतलब कि लोग गलत तदब्बुर करेंगे? लोग पहले ही गलत तदब्बुर कर रहे हैं हुनैन। इसी कुरान की आयत को इस्तेमाल करके दहशतगर्द बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं। कादियानी इसी कुरान से अपने मुतालिब निकालते हैं। सलमान रुश्दी जैसे लोग इसी कुरान को कोट करके अपनी किताबें लिखते हैं। मुसलमानों में ही तो लोग दीन में कोई जबर नहीं जैसी आयत का मानी बदल कर उसे इस्तेमाल करते हैं। लोग तो हमेशा से ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसे में तो हमें ज़्यादा ज़रूरत है कुरान में सही तदब्बुर करने की, ताकि हम रोशनी फैलाएं और इससे गलत तदब्बुर करने वालों के अंधेरे को मिटाएं, लोगों को कुरान का असल मतलब बताएं। वही तो जुमर, अगर हम भी तदब्बुर को फ़रोग़ देंगे तो यूँ लोगों के गलत तदब्बुर का रिस्क बढ़ेगा। पहले जहाँ 20 लोग कुरान को गलत बयान करते हैं, वहाँ अब लोग 100 की तादाद में लग जाएंगे। हाँ तो करते रहें, उसने शाने उचकाए थे। करते रहें। हुनैन का कांटा पकड़े हाथ फिज़ा में मुअल्लक हो गया, मुंह खुल गया। करते रहें। जुमर ने एक ठंडी सांस ली। हाँ करते रहें, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कुरान है। डियर हुनैन, और उसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है। जो इसमें गलत तदब्बुर करेगा, इसमें मानवी तहरीफ करेगा, वो खुद ही रुसवा होकर किसी कोने में पड़ा होगा। अल्लाह फरमाता है हर चीज़ समंदर की झाग की तरह बह जाएगी, लेकिन जो लोगों को नफ़ा देता है सिर्फ वही रह जाएगा। तो जो सही तदब्बुर करेगा उसका काम रह जाएगा, बाकी सब समंदर की झाग की तरह बह जाएगा। कितने अरब शोरा ने कुरान की तरह कलाम लिखने की कोशिश की, कहाँ है उनका काम? कहाँ है सलमान रुश्दी की किताब? पता है क्या, जब इमाम मालिक मोता लिख रहे थे तो बहुत से लोगों ने अपनी अपनी कुतब का नाम मोता रख कर लिखना शुरू कर दिया। तो किसी ने इमाम मालिक से कहा कि आप अपनी किताब का नाम बदल दें, तो उन्होंने फरमाया जो अल्लाह के लिए है वो रह जाएगा। आज सिर्फ एक मोता मार्केट में मिलती है जो इमाम मालिक की है, बाकी कहाँ गई? तो कुरान की बका के लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता। उसने खुद हमें दावत दी है कि हम उसके अंदर तदब्बुर करें और उसके साथ लोगों को नसीहत करें। हम अच्छी नीयत से और उसको समझकर उसका मतलब बयान करेंगे और इससे अपने लिए इसबाक निकालेंगे, तो हमारा काम रह जाएगा। लेकिन जहाँ हम गलत कुछ कहेंगे या लिखेंगे तो हम खुद ही मिट जाएंगे। राइट। हुनैन भी गोया चौंक सी गई थी। इस नहज पे उसने पहले कभी नहीं सोचा था। जुमर ने प्लेट में स्टेक निकालते हुए उसी एतमाद से हन्ना को मुखातिब किया।
اور تم مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مارتا تھا اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس میں اور کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر تم اس آیت کے الفاظ پہ غور کرو تو بیٹوں کو مارتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے کہا گیا ہے۔ بیٹوں کے مقابلے پہ بیٹیاں کہا جانا چاہیے تھا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں۔ اب کہ اس نے بھی اپنی پلیٹ میں اسٹیک نکالی اور اسی روانی سے بولتی گئی۔ فرعون کو جب معلوم ہوا کہ ایک بنی اسرائیل لڑکا اس کے زوال کا سبب بنے گا تو اس نے پتہ کروایا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوگا۔ ان کے اپنے حساب تھے، ایک سال میں پیدا ہونے والے بچے وہ مرواتا تھا، اگلے سال والے بچے چھوڑ دیتا تھا۔ جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے نہیں مارنے تھے، سو ان کو چھوڑ دیا گیا، مگر جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ تو ہاں، ایک طرف یہ آیت بنی اسرائیل کی بے بسی اور ذلت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ ان کے بیٹوں کو مارتا تھا مگر عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، بیٹیوں کو نہیں، عورتوں کو، ماں بھی بہن بھی، چاہے کوئی بھی اسرائیلی عورت ہو، فرعون نے اسے چھوڑ دیا۔ اور پھر انہی عورتوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ان کی بہن، انہی نے تدبیر کی، نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ ان کا فرعون کے محل میں رہنا بھی سہل بنایا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کے حکم کو اس وقت نہ مانتی اور تدبیر نہ کرتی تو فرعون کا زوال کیسے ہوتا؟ سو مجھے لگتا ہے اس آیت میں فرعون کی غلطی کی طرف اشارہ ہے۔ فرعونین غلطی کرتے ہیں جب وہ کسی قوم کی عورتوں کو کمزور اور کم عقل جان کر چھوڑ دیتے ہیں اور سارا فوکس ان کے مردوں پہ رکھتے ہیں۔ اور زمر یوسف کو لگا یہ سب کہہ کر خود اس کے دل کو سخت پتھر بنانے والے خول میں ذرا دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ سنا تھا قرآن لوگوں کے دل کو نرم کرتا ہے، آج لگا تھا واقعی کرتا ہے۔ ہلکی پھلکی سی ہو کر وہ اب کھانا شروع کرنے لگی۔ بالکل، عورتیں بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن اگر وہ اکٹھی ہوں۔ منن نے مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ بہت سالوں بعد آپ کے منہ سے قرآن کی باتیں سنی، اچھا لگا۔ کبھی آپ بھی لکھا کریں نا، یہ سب سعدی بھائی کے فیس بک گروپ پہ۔ زمر کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ جو لوگ اپنی ذاتی عبادات میں اچھے نہیں ہوتے ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ دین کا کام کریں۔ میں بیرو عبادت کے بعد کیسے لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کر سکتی ہوں؟ یہ کام سعدی جیسوں کے لیے ہی صحیح ہے۔ وہ خاموشی سے سوچتی رہی، بولی نہیں۔ حنا اب سارا کام بھلائے کھانا کھا رہی تھی۔ کاش کسی دن وہ کسی بیکری میں بند ہو جائے اور سب کچھ چٹ کر جائے۔ وہ بچپن کی معصوم خواہش آج پھر دل کو گدگدانے لگی تھی۔ باقر 400 فضا میں تیر رہا تھا اور نیچے پھیلی دنیا کی سردی کے برعکس اس کے اندر کا ماحول گرم اور آرام دہ تھا۔ چھوٹی چکور کھڑکی سے باہر دیکھتے فارس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔ آبرو ذرا اکٹھے کیے ہوئے تھے اور سر پہ سیاہ پی کیپ پہن رکھی تھی۔ اس کے مقابل نشست پہ آبی بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ ریشمی رومال سر پہ باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگا کر رکھی تھی اور رومال سے نکلتی بھوری سرخ چوٹی بائیں شانے پہ آگے کو ڈال رکھی تھی۔ وہ ہتھیلی پہ چہرہ جمائے سرخ لب کاٹتی سرمئی آنکھیں فارس پہ مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے چہرے پہ معصومیت اور خوشی دونوں تھیں۔ ملازم ٹرے لیے اس کے پاس آ کھنکارا تو وہ چونکی، گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوہ تھینک یو، آفتاب کہتے ہوئے گلاس اٹھا لیا۔ ملازم فارس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گردن موڑے بنا نو تھینکس کہا۔ آبی نے ہاتھ کے اشارے سے آفتاب کو جانے کو کہا۔ وہ ایک خاموش نظر فارس پہ ڈال کر مڑ گیا۔ وہ دونوں تنہا رہ گئے تو آبدار کنگاری، کیپ اتار دیں، میرے ملازم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ فارس نے سنجیدہ چہرہ اس کی طرف موڑا۔ اس نے مجھے 3 دفعہ سر سے پیر تک دیکھا ہے۔ وہ ذہن میں میری پروفائلنگ کر رہا ہے۔ لینڈ کرتے ہی وہ آپ کے والد کو کال کرے گا اور ان کے سامنے مجھے پروفائل کرے گا۔ نہیں، وہ قابل بھروسہ آدمی ہے، آپ فکر مت کریں۔ وہ مجھے بالکل فکر نہیں ہے آبدار، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے والد کو بتائے۔ وہ بے تاثر نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا تھا۔ آبدار کی آنکھیں اس پہ ساخت سی ہو گئی تھیں۔ جی، میں اپنے کام خود کرتا ہوں، لیکن جب کوئی کام بساط سے بڑھ کر لگے تو اس کا بوجھ بانٹ دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہاشم جانے کہ میں کولمبو میں جا رہا ہوں۔ اس کے لیے جو کر سکتا تھا وہ کیا، لیکن
कभी इम्कान है कि कोई मुझे देख ले और हाशिम को बता दे, सो मैंने आपके साथ जाने को तरजीह दी, क्योंकि आपका अमला ज़रूर आपके वालिद को बताएगा और मेरे हिस्से का आधा काम वो करेगा। और आपको क्यों लगता है कि बाबा हाशिम से इस बात को महफूज रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप मेरे साथ हैं? वो आपको दो दुश्मनों की फायर लाइन के दरमियान नहीं खड़ा करना चाहेंगे। वो हल्का सा मुस्कुराया। कैप ने उसकी आंखें पे अंधेरा सा किया हुआ था। यानी अभी मुतहय्यर रह गई। आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, मैं आपको इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। आबी को फिर भी बुरा नहीं लगा। कोहनी सीट के हाथ पे जमाए हथेली पे चेहरा गिराए उसको देखते हुए सोचकर कहने लगी, मेरा ख्याल था हम दोस्तों की तरह साथ जा रहे हैं। हम दोस्त नहीं हैं अवतार, आप मुझे आबी कह सकते हैं। ओके, फारिस ने सर को खान दिया और बात दोहराई, हम दोस्त नहीं हैं मिसेस उबैद, मैं आपके ज़ाती मसले में आपकी मदद कर रही हूँ, फिर भी हम ये ज़ाती नहीं है मेरे लिए। उसने संजीदगी से चेहरा अवतार की तरफ मोड़ा। ये मेरे लिए काम है, मुझे कुछ काम करने हैं वापस जाने से पहले। और वो रुक गया। किधर वापस जाने से पहले? वो चौंकी, चेहरा हथेली से उठाया और सीधी होकर बैठी। फारिस चंद लम्हे उसकी आंखों में देखता रहा। जेल वापस जाने से पहले अभी धक से रह गई। आप दोबारा जेल क्यों जाएंगे? फारिस ने काफ़ी देर जवाब नहीं दिया, लेकिन जब वो उसी तरह उसे देखती रही तो वो कदरे नरमी से बताने लगा, जब 4 साल की कैद काट कर निकला था तो मेरे पास एक प्लान था, सब उसी के मुताबिक कर रहा हूँ। ये मेरा काम है, वर्क है, पर्सनल नहीं है, और इसका अंजाम एक ही तरह से होगा, मुझे वापस जेल जाना है इन जराइम के लिए जो मैंने अभी करने हैं, मगर इससे पहले मुझे अपनी फैमिली को महफूज करना है और सदी को वापस लाना है। अवतार चंद लम्हे कुछ बोल ही ना सकी। फिर साथी क्या है आपके लिए? क्या आप अपने लिए नहीं जीते? मेरी एक बीवी है जिससे मैं झूठ बोलकर यहाँ आया हूँ। मेरी एक भांजी है जिससे मैं बात किए बिना यहाँ आया हूँ। मेरा एक दोस्त है जिससे लड़ा हूँ मैं कल रात, मगर ज़ातियात में आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, इसलिए हम इस तरफ नहीं जाएंगे। उसने हदबंदी वाजिया की। अभी बस उसको देखकर रह गई। इसीलिए मिसेस उमर और आपकी डाइवोर्स होने जा रही है। फारिस ने चौंक कर उसे देखा। आप आखिर में जेल जाना चाहते हैं, इसलिए उनको आज़ाद करेंगे। हैरान मत हो, मुझे मिसेस कारदार ने बताया था। फारिस ने खामोशी से सर को असबात में खाम दिया। कौन सा जुर्म है जो आप करना चाहते हैं? ये ज़ाती तो नहीं है, वर्क है ना, इसलिए बता दें। जहाज़ के अंदर एकदम ढेर सारा सन्नाटा उतर आया। मैंने 2 कत्ल करने हैं। अभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक लहर सी लहराती हुई महसूस हुई। तो अभी तक क्यों नहीं किए? पहले उनको तकसीम करना है, फिर तोड़ना है, फिर मारना है। ये शुरू दिन से मेरा हदफ था। उसकी आवाज़ हल्की थी। और फिर आप गिरफ्तारी दे देंगे? उसने उदासी से पूछा। लेकिन इसके अलावा भी तो कोई रास्ता हो सकता है। आप मुल्क से बाहर भाग सकते हैं, है ना? और अपने जराइम की सज़ा भुगतना चाहता हूँ मैं, फ़रार नहीं चाहता। अवतार ने गहरी सांस ली। तो मैं आपकी क्या हूँ? दोस्त नहीं हूँ तो क्या पार्टनर क्राइम हूँ? इस बात पे वो मुस्कुराया, जैसे किसी को याद करके मुस्कुराया हो। मेरी पार्टनर इन क्राइम एक ही है, उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, मगर उससे झूठ बोलकर आए हैं और उसके साथ अपने प्लान का अंजाम भी डिस्कस नहीं किया आपने। सो वो आपकी बीवी हो सकती है, आपकी पार्टनर हो सकती है, लेकिन आबी की सुरमई आंखों में शरारत चमकी। वो आगे को हुई और मुस्कुराकर उसी फातिहाना अंदाज में बोली, आपको मानना पड़ेगा कि आपकी वर्क वाइफ अवतार उबैद ही है। इस बात पे वो हल्का सा हंस दिया और फिर सर को इस बात में 2-3 दफ़ा हिलाया। ओके, आप मेरी वर्क वाइफ हैं, जैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने खफकी से उसने गिला किया। बिल्कुल, क्योंकि मैं बदले में आपको कुछ दूंगा जो कभी आप लोगों को हिप्नोटाइज़ करके ढूंढते हैं, कभी फ्रांसिक वालों के साथ काम करके मुजरमों के इंटरव्यूज़ करके तलाश करते हैं, कभी वो चीज़ आप जानवरों और परिंदों की फौज जमा करके हासिल करना चाहते हैं, कभी लोगों के NDE सुनकर। अवतार ने हैरत भरी दिलचस्पी से उसे देखा। और वो क्या है जो आप मुझे देंगे? फारिस ने ज़रा सा मुस्कुराकर आबरू उचकाए। एक दिलचस्प एडवेंचर। अवतार का दौरान खून एकदम तेज़ी से बढ़ा। उसके गाल दहक गए और आंखें चमक उठीं। फिर ठीक है, वो बहुत महफूज हुई थी। फारिस फिर से खिड़की के बाहर देखने लग गया। फूडली एवर आफ्टर के भलाई हॉल में सूरज की रोशनी खिड़कियों से छन छन कर आ रही थी। जुमर कोने वाली मेज़ पे
मोटी किताब रखे उस में नोट्स बना रही थी। गाहे बगाहे मोबाइल पे नज़र डालती जो सुबह फारिस के जाने के बाद से अभी तक उसके नाम से रोशन नहीं हुआ था। क्या आदमी घर इतला नहीं दे सकता? ये क्या? एक मैसेज कर दिया पहुंचने का, वो भी फेसबुक पे। कॉल नहीं कर सकता था क्या? वो सर झटक कर काम करने लगी, फिर एकदम ज़ोर से कलम बंद किया और फ़ोन उठा लिया। डॉक्टर के साथ क्या बात हुई? तफसील नहीं बताई, वही पूछ लूँ। जवाब काट कर उसने कॉल मिलाई। घंटी जाने लगी मगर जवाब नदार ताकर उसने फ़ोन पर ही डाल दिया। तभी किसी ने दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया। सुमन ने मसरूफ़ से अंदाज में सर उठाया मगर एकदम ठहर गई। चौखट में नौशरवान खड़ा था, वेस्ट और टाई में मलबूस, बिल्कुल तैयार सा। वो मुतज़ब्ज़ब लग रहा था। आइए, जुमर ने इस्तफामिया निगाहों से उसे देखते हुए कहा तो वो छोटे छोटे कदम उठाता सामने आया और कुर्सी खींच कर बैठा। कैसी हैं आप डीए? जुमर ने कोहनिया मेज़ पे जमाए संजीदगी से उसे देखा। मैं डीए नहीं थी, डीपी थी। मुझे अमरीकी फ़िल्मों के अंदाज़ में मुखातिब ज़ब्त से गहरी सांस ली। कर सकते हैं आप। खैर कहिए कैसे आना हुआ? शेरू अपनी फ्रेंच को 2 नाखूनों से खुजाते निगाहें उस पर जमाए सोच सोच कर कहने लगा। एक मशवरा चाहिए था, लीगल एडवाइस। मैं सुन रही हूँ। मुझे किसी बहुत अच्छे और बातमाद वकील का बताएं जो कॉर्पोरेट केसेस अच्छे से डील कर सकते हों। हाशिम कारदार, वो सहूलियत से बोली। नौशरवान की आंखों में बेचैनी और नागवारी एक साथ उभरी। कोई और? जुमर ने ओ वाले अंदाज में आबरू उठाए। यानी आप इस मामले को हाशिम से खुफिया रखना चाहते हैं? उनसे खुफिया क्यों रखूँगा? वो मेरे भाई हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। उसने पहलू बदला, अंदाज दिफाई था। ओके। जुमर ने नोट पैड उठाया और चंद नाम लिखे। ये 20 अफराद हैं मगर ये आपका फ़ोन रखते ही हाशिम को कॉल करके बताएंगे। आपको कोई ऐसा माहिर वकील नहीं मिलेगा जिनको मैं जानती हूँ और जो हाशिम को ना बताए। क्या आप भी हाशिम को बताएंगी? जुमर ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर कलम बंद कर दिया। आपको किस किस्म का काम है नौशरवान? मैं अपनी कंपनी में 50% शेयर का मालिक हूँ। 25 हाशिम के और 25 हारून अंकल के हैं। मैं चाहता हूँ वो बाकी के 50 भी मेरे पास आ जाएं। अगर मेरा वकील कोई ऐसा चक्कर चलाए और कंपनी के बॉयलॉस के 2-4 झोल तो मेरे भी जहन में हैं और आप हाशिम को सज़ा देना चाहते हैं। नौशरवान ठहर गया। जुमर पे निगाहें जमाई उसने थूक निकली। आंखों में बहुत से जज्बात उभर कर डूबे मगर खामोश रहा। आप किसी बात पे हाशिम से नाराज़ हैं और उसको सज़ा देना चाहते हैं। वो टेक लगा कर बैठी, कलम उंगलियों में घुमाती उसे देखकर सोचते हुए बोल रही थी। शेरू चुप रहा। आपको ये नहीं करना चाहिए। जिस भी तरीके से 50% शेयर्स ले लें आप, हाशिम अगले ही दिन इन कागज़ों को भग से उड़ा देगा। शेयर्स हासिल करके आपको क्या मिलेगा? पैसे के लिए तो आप ये कर नहीं रहे, अंदरूनी तस्कीन के लिए कर रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि उसकी बजाय आप वो करें जो हाशिम नहीं चाहता मगर वो कुछ न कर सके। आप शेयर्स लेने की बजाय शेयर्स दे दें। नौशरवान की आंखों में अचंभा उभरा। वो ज़रा आगे को हुआ। किधर दे दूँ? जुमर ने कलाई पे बंधी घड़ी देखी। फ्री कंसलेशन के 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं अगली बात सिर्फ इस सूरत में बता सकती हूँ जब आप मुझे हायर करें। सो आप मुझे हायर कर रहे हैं या नहीं? नरमी से उसने पूछा। नौशरवान की आंखें चमकीं और वो पहली दफ़ा मुस्कुराया।